अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जी ये फिज़िकल पेंडुलम। ये एप्लीकेशन किसकी है? सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की हमने एप्लीकेशन, ये आखिरी एप्लीकेशन है और ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है जी, चलें हम इसको देखते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है जी फिज़िकल पेंडुलम। ठीक है जी, सबसे पहले हमने कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। एक है टॉर्सनल ऑसिलेटर पढ़ा हमने, और एक इसके अलावा इसकी क्या एप्लीकेशन थी, सिंपल पेंडुलम जो है इसकी एक एप्लीकेशन थी। ठीक है, थर्ड पे हमारी जो आती है हमारी एप्लीकेशन, और लास्ट पे उसे हम कहते हैं कि फिज़िकल पेंडुलम। ठीक है जी, फिज़िकल पेंडुलम को जो है वो डिस्क्राइब कैसे करते हैं आए हम देखते हैं जी। कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है, उसको हमने फ्रीली स्विंग करवाना है। ठीक है जी, वो फ्रीली मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। हमने उसको क्या किया है, किसी भी एक पिवट पॉइंट पे जो है ना के लिहाज से उसको हमने स्विंग करवाना है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि एक फिजिकल पेंडुलम। जो हमारे पास जितने भी पेंडुलम है, आप कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसके अलावा टॉर्सनल पेंडुलम है। ठीक है, जिसे हम टॉर्सनल ऑसिलेटर या टॉर्सनल इक्वेशंस का नाम भी देते हैं। ठीक है, उन सब पेंडुलम्स को हम कहते हैं कि जो आल जो है रियल पेंडुलम जो हैं ये किस में लाई कर रहे हैं, फिजिकल पेंडुलम के अंदर। ठीक है जी, प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था, टॉर्सनल ऑसिलेटर का जो है वो हमने डिफाइन किया, फिर इसकी इक्वेशन को डिराइव किया, फिर उसके अंदर जो है हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज़ को डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमने टाइम पीरियड को डिसाइड किया कि हमारा टाइम पीरियड वहाँ पे क्या होगा। ठीक है जी, तो इस तरह सिंपल पेंडुलम में भी हमने यही किया कि हमारे पास एक इक्वेशन अगर हमने ड्राइव करना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम की, कि कितने टाइम में जो है वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो अगर एक पॉइंट से वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ टुवर्ड्स मूव करता है तो वो उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है जी, ये बात मतलब समझने वाली है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, वो कहता है कि हमारे पास जो है एक रिजिड बॉडी है। ठीक है जी, जिसका मास हमारे पास क्या है, m है। ठीक है जी, ये मेरे आपने कर्सर को आपने डिनोट करना है, मेंशन करना है, आपने देखना है कि मेरा कर्सर जो है वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये वाली मीन्स यहाँ से लेकर, ठीक है जी, ये वाली जो बॉडी है उसका उसने मास बताया है कितना है जी, हमारे पास मास m है। ठीक है जी, ऑर्बिट्रेरी शेप है। ठीक है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास उसने कहा है कि ऑर्बिट्रेरी सरफेस है हमारे पास, उसने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है। ठीक है जी, जब उसने पॉइंट P लिया, अगर वो कहता है कि उसके पॉइंट P से लेकर सेंटर ऑफ द ऑर्बिट्रेरी सरफेस तक जो हमारा डिस्टेंस है वो d है। ठीक है जी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली जो है वो उसने बाद में बताया, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, मीन्स के जो पहली फिगर थी हमारी उसके हिसाब से जो है पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, ये वाला सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। ठीक है जी, इस पूरा मास है, उसका जो सेंटर है वो ये है। तो पिवट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, d है। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं, आप सिस्टम को उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, आपने सपोज किया है कि ये पहले सिस्टम था ये वाला, आपने इसको उठाकर राइट साइड पे क्या कर दिया जी, शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, ये वाला सिस्टम जो है हम अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, पिवट पॉइंट तो हमेशा आपके पास वही सेम रहेगा। ठीक है जी, जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, जब हमने जो है बॉडी को डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स द राइट साइड, तो हमारे पास सेंटर क्या बन गया, ये वाला, जहाँ पे उसने मेंशन किया है कि C हमारे पास क्या है जी, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है जी,
तो पिवट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उसने कितना बताया है जी, डी है, और इनके दरमियान जो है वो एंगल कितने का बन रहा है जी, थीटा। और यहाँ पे सी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको पता है जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है जी। वो फोर्स नीचे को लग रही है, यहाँ पे फोर्स जो है वो किसके बराबर है जी, W के, और W किसके बराबर होगा जी, mg के इक्वल। यहाँ पे m कैपिटल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जो सिस्टम का मास को डिफाइन किया है वो हमने कैपिटल को डिफाइन किया। ये देखिए हमारे पास बॉडी का जो मास है वो m है, हैविंग ऑर्बिटरी शेप इज pivoted about an horizontal axis at point P, ठीक है जी, as shown in the figure. The position of body when center of mass C is below point P is called equilibrium position. उसको कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पिवट पॉइंट था, ठीक है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास तक जो था वो D था, और सेंटर ऑफ मास जहाँ पे हमारा एक मास पड़ा है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन होगी वो मीन पोजीशन होगी, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ठीक है। वो पोजीशन जो है वो किस में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है जी। जब जो है आप इनके और इनके दरमियान सेंटर ऑफ मास के दरमियान जो है वो हमारा डिस्टेंस कितना है जी, डी का। ये देखें जी वो डिफाइन करता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट पी एंड द सेंटर ऑफ मास सी इज डी। पहले हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये था, लेकिन जब हमने रिजिड बॉडी को डिस्प्लेस किया है तो उसका जो सेंटर होगा वो डिस्प्लेस हो के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जब पुल करें फिजिकल पेंडुलम को फ्रॉम द मीन पोजीशन टू न्यू पोजीशन सच दैट जो हमारे पास सी पी लाइन है, ठीक है जी, वो मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। इसका क्या मतलब है कि हम जब इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हमारे पास जो लाइन पी सी है, मीन्स पिवट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस है वो एंगल थीटा किसके साथ बना रही है, जो हमारे पास पहले सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल लाइन थी, ठीक है जी। द बॉब स्टार्ट्स मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अंडर द रिस्टोरिंग टॉर्क व्हेन रिलीज्ड, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब सेंटर ऑफ मास से आपने उसका मास रिलीज किया तो इसकी जो मोशन होगी वो टू एंड फ्रो मोशन होगी, मीन्स आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ठीक है जी। आपने पढ़ा है कि जब बॉडी जो है वो आगे पीछे मूव करता है तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या था, हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता था दोनों में, ठीक है जी। यहाँ पर जो है हमारे पास सिमिलरली हमारे पास जब हम जो है बॉडी को रिलीज करेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो हमारे पास एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, इट गेट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एंड डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। आपको इस बात की मीन्स के ज़्यादा समझ होगी, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो चलती है, अगर ना लगाएं तो वो रेस्ट में रहती है, ठीक है। इसी तरह इस सिंपल पेंडुलम में भी, बल्कि कंपाउंड जो फिजिकल पेंडुलम है उसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि अगर हमारे पास एक मास है उसको हम रोटेट करना चाहते हैं टू एंड फ्रो मोशन से, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से जो है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है जी, बट कंटिन्यूस टू मूव टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज टा इज इक्वल टू माइनस एफ डी साइन थीटा। ये रिलेशन कैसे आता है, देखिए जी, आपने सिंपली पढ़ा हुआ है टा का रिलेशन, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एम, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस उस चीज़ को शो कर रहा है कि हमने जो है रिस्टोरिंग टास्क को डिस्कस करना है। आपको पता है कि जब हम रिस्टोरिंग टास्क को डिस्कस करेंगे तो हम उसके साथ जो है वो नेगेटिव का साइन लाजमी आएगा। तो अगर हम जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास आर जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम आर क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, और एफ को हमने क्या लिया है जी, डब्ल्यू लिया है। वो मैंने आपको पहले बताया
हम डब्ल्यू किस लिए ले रहे हैं। ठीक है जी, तो आप फर्दर क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास रिलेशन ये आ जाता है कि एफ डी साइन थीटा, एफ की जगह पे आप वर्क डन पुट करेंगे, फिर वर्क की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, एम जी। एम यहाँ पे कैपिटल कैसे आया, क्योंकि हम जो है वो सिस्टम का जो मैस है, जो बॉडी का मैस है, उसको हम कैपिटल ले रहे हैं इसीलिए। ठीक है, हम सपोज करते हैं हमारे पास जो स्मॉलर एंगल है, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, वो हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा की जगह पे सिर्फ हम थीटा ही पुट करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक रिलेशन हमारे पास, ये एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ऑफ द टार्क आपको पता है, टार इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ पे अल्फा कैसे आता है, क्योंकि हम जो है वो सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, तो कंपेयर करने के बाद जो है आपके पास ये एक रिलेशन बन जाएगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस एम जी डी ओवर आई, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिमेंबर दैट प्लीज, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, थीटा इसके साथ आएगा इज इक्वल टू 0। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन थी उसमें आपने क्या किया है, एम जी डी की जगह पे आपने टॉर्सनल कांस्टेंट पुट किया है। ठीक है जी, हमने टॉर्सनल कांस्टेंट में क्या पुट किया था, हमने कहा था कि ये के जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट है, हमने कहा है कि इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम। हम कहते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल पेंडुलम की इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम की इक्वेशन। ठीक है जी, एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम टी फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप बाद में क्या करेंगे, इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास जो वेट थीटा है इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द एंगुलर ऑसिलेशन, वाइल द ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, आप कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है मस्ट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ये जो आपने अबव इक्वेशन लिखी है। आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में सिर्फ थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। जब आपने थीटा की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद इन दोनों टर्म में से हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। वो जब कॉमन लेंगे तो राइट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर आई, वेयर के इज टॉर्सनल कांस्टेंट एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, आपने सिंपली ओमेगा की वैल्यू फाइंड की। चलिए जी, अब हम कहते हैं कि हमने फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, द टाइम टेकन बाय द फिजिकल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ मोशन फिजिकल पेंडुलम। क्योंकि आपको रिलेशन पता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, आपको ओमेगा की वैल्यू आपको डिफाइन की गई है, ओमेगा इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, के ओवर आई, स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर आई। तो आपके पास जो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ओमेगा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे के की वैल्यू टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू तो आप पुट कर देंगे। तो आपने टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम है उसकी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दी। ठीक है जी, अब आप कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नई टर्म है इनर्शिया। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम कहेंगे रोटेशनल का इनर्शिया। क्यों कहेंगे, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोशन जो है वो हमारे पास सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रही है, इसलिए हम इसको रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे।
आपको पता है आपने क्या लिखा है, टाइम पीरियड फार्मूला लिखा है किसका, टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम का, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, आप जो है इन दोनों में से इनका इसका स्क्वायर करते हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आई ओवर एम जी डी वैसे आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से फिर हम जो है रोटेशनल इनर्शिया की जो डिफाइन है, मीन्स की जो डेफिनेशन निकलती है, मीन्स की जो इक्वेशन निकलती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, कहता है कि वो आपने रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है, तो आपको वो बॉडी का जो मास है वो भी दे दिया गया होगा, टाइम पीरियड भी दे दिया गया होगा, ठीक है जी। तो जी की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड होती है, और डी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी आपको डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर आपको रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी आगे हमारा है जी स्पेशल केस, सिंपल, दिस इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ फिजिकल पेंडुलम। The rotational inertia of a physical pendulum about an axis of rotation can be determined the above formula because all parameters on right side are measurable, ठीक है जी। measurable का क्या मतलब है, राइट साइड पे जो हमारे पैरामीटर्स हैं लाइक दैट मैस है, जी है, डी है, ठीक है जी, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड है, वो हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, मीन्स कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। चलें जी, इसमें फिजिकल पेंडुलम में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है, वो कहता है कि सिंपल पेंडुलम इज अ स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम। वाई, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सिंपल पेंडुलम जो है वो स्पेशल केस फिजिकल पेंडुलम का कैसे है, ठीक है जी। अज्यूम दैट, हम सपोज करते हैं हमारे पास जो पिवट पॉइंट था फिजिकल पेंडुलम का, जैसे कि आपने देखा जिसको हमने पी का नाम दिया था, ठीक है, उसको सस्पेंशन फ्रॉम सिंपल पेंडुलम। सिमिलरली आपने सिंपल पेंडुलम में देखा था कि जैसे ही हमने फिजिकल पेंडुलम ने हम किसी मैस को नीचे लटकाया था, वैसे ही हमने सिंपल पेंडुलम में भी इसी तरह ही मैस को लटकाया था, ठीक है जी। वो कहता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मैस क्या है जी। चलिए हम फिगर दोबारा देख लेते हैं। फिगर कहती है कि हमारे पास जो पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ मैस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो डी है, लेकिन हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है वो कहता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एल है, ठीक है जी। वो कहता है कि हम अगर सपोज करते हैं कि इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाती है, ठीक है जी। हम सपोज कर लेते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम की पिवट पॉइंट से लेकर जो सेंटर ऑफ मैस है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एल के बराबर आ जाता है, तो हम जो है फर्दर इसका फिजिकल पेंडुलम का रिलेशन जो है, टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिजिकल पेंडुलम टेक्स द फॉर्म, ठीक है जी। आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है जी। क्योंकि हम जो है रिजिड मैस, रिजिड बॉडी जो है उसका मैस हम कैपिटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आर है, रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है वो हमने डी लिया है। तो सिमिलरली आई को हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू कैपिटल एम डी का स्क्वायर। तो ऊपर हमने कहा कि सपोज किया हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मैस वो किसके इक्वल आ जाता है जी, लेंथ के इक्वल आ जाता है, ठीक है जी। तो हमने डी को क्या रख लिया जी, एल स्क्वायर रख लिया, एल का नाम दे लिया, ठीक है जी। यहाँ पे जो है डी को हमने किसके इक्वल रखा है जी, एल के इक्वल। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम की आपने इक्वेशन क्या निकाली है, टी इज इक्वल टू 2 पाई आई ओवर एम जी डी, ठीक है जी। तो अगर आप जो है यहाँ पे डी की जगह अगर आप एल पुट कर लें, क्योंकि हम जो है स्पेशल केस के अंदर सिर्फ कर ही यही रहे हैं कि हम डी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी, एल पुट करेंगे। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू एम जी डी था,
तो k की वैल्यू क्या है जी, mgl। सिर्फ d की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, l। यूजिंग द अबव स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, i की वैल्यू पुट करेंगे। यूजिंग टू, i की जगह यहाँ पे पुट करेंगे और d की जगह पे आप क्या लिखेंगे, l लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी। आपके पास ये रिलेशन आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। Hence, this equation show that the simple pendulum is a special case of physical pendulum। ठीक है जी, ये प्रूव है, इम्पोर्टेंट प्रूव है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आज का आखिरी पोर्शन जो है वो सेंटर ऑफ ओसिलेशन। यहाँ पे टर्म जो है वो सेंटर ऑफ ओसिलेशन क्या कहलाती है। ठीक है जी। हमने बताना है कि स्पेशल केस में हमारे पास क्या है जी, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या आते हैं, इनकी दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर आती हैं। ठीक है जी। सपोज करते हैं आपके पास जो है, हम कहते हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास एट द सेम टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास कितना आता है जी, हम कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी। उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट की हैं। उसने वैल्यूज जो है वो रीअरेंज की हैं। मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आनी थी और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आनी थी। क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम की वैल्यू आपको पता है ये वाली है, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू क्या आती है जी, ये आती है। जब दोनों हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के साथ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टर्म आती है L ओवर G इज इक्वल टू 1 ओवर mg इंटू L। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। यहाँ पे 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो गया था, यहाँ पे G के साथ G कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास L की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, I इज इक्वल टू md, वेयर I इज द रोटेशनल inertia or a moment of inertia and m is the mass of the rigid system and d is the distance between the pivot point and the center of mass। ठीक है जी। द पॉइंट lying at distance L is equal to 1 over md from a pivot point is called the center of oscillations of physical pendulum। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर किसी को किसी बात की कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।